कर लिया फिनिश, एक तो हमने प्रिपरेशन कर ली है, दूसरा वी हैव कंप्लीटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्ड हमें करने हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने पहले जब एल्डिहाइड और कीटोन करना स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि हमने इसमें 5 तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है बेटा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन, देन रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन। और पांचवें में हम कैनिजरो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट उससे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार इस पूरे चैप्टर में ये जो 3 टॉपिक है, ये एल्डोल रिएक्शन भी यहां लिख सकते हैं और कंडेंसेशन में वाटर रिलीज हो जाता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, और ये कैनिजरो रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से पूरा चैप्टर का पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर इसकी इस कैटेगरी में आपको तो इस कैटेगरी में हमें 5 तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो ये जितने भी मैंने नीचे रिएक्शंस लिखे हुए हैं ना, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इनको तो हम कल करेंगे, इनको इन रिएक्शंस को, पर ये अभी मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे हम रिएक्टिविटी करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है। तो उसमें पूछा जाता है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, और बोला जाता है उनकी रिएक्टिविटी लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो बेटा स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया कि मैंने कुछ कंपाउंड दे दिए, मतलब सारे एल्डिहाइड या कीटोन है, पर उनका मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा और सीधा बोल दिया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा या कौन सा कम रिएक्टिव होगा। और कभी कभी वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय वो बोल देंगे रिएक्टिविटी विद HCN। अब आप सोचेंगे कि भाई ये वाली रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो मैडम ने कभी बताया नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा HCN के साथ जो रिएक्शन होता है वो किस तरह का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अगर वो किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी पूछ लें, चाहे वो लिख दे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या बोल दें राइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HCN या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्कोहल, या बोल दें कि इनकी रिएक्टिविटी बताओ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम, अगर वो अमोनिया या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव हो उसके साथ रिएक्ट करते हो। तो क्वेश्चन इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर में कई बार वो लिख देते हैं रिएक्टिविटी किसकी बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा, या फिर वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इन सारे कंपाउंड्स का नाम भी ले सकते हैं। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? यस मैम। यस ठीक है, मैम। जैसे बेटा चैप्टर 1 में था, चैप्टर 1 में किसकी रिएक्टिविटी थी, SN1 ऑर्गेनिज्म दे दें, मतलब कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन दे दें, तो उसमें आपने देखना पड़ेगा ना कि कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 है या SN1 है, तो आप उस हिसाब से रिएक्टिविटी लिख देते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी रिएक्टिविटी आती है, एक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है रिएक्टिविटी बता दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हिसाब से, या फिर उसको और स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स ही दे रखे होते हैं लेकिन ब्रैकेट में लिखा गया होता है रिएक्टिविटी विद HCN बताओ, तो उसमें वही सेम ऑर्डर आएगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का होता है। तो अभी हम ये सारे होते हैं क्या रिएक्शन होता है, पर अभी हम मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो 2 टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, या जो रिएक्शन अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ होता है एल्डिहाइड और कीटोन का,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं और डिस्टिंग्विश बिटवीन के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं। स्टार्ट करें मैकेनिज्म? यस मैम। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो तीनों बॉन्ड होते हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं, और इसमें ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये कह रहे हैं जब कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। बेटा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये किस जगह पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा हो? कम हो। कम हो। और आपको पता है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है इट इज क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्यों होता है इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन बॉन्ड पे, तो इस कार्बन के ऊपर, हाँ, ड्यू टू पोलैरिटी, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोबारा सुनिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, मीन कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। अब ये जो वर्ड मैंने बोला है ना कि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, या ये कहूं ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि ये जो कार्बन है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे। जो ये पॉइंट है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, मतलब कार्बोनिल कार्बन पे इसलिए अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इस पॉइंट को अभी आप, वो कहते हैं ना, रोक के रखिएगा क्योंकि आगे यूज होगा ये। अच्छा, तो क्या करता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल मुझे वैसे ही बता दीजिए, ये मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं है, पर आप मुझे बताइए अगर ये जो कार्बन है इस पे भीड़ भाड़ कम होगी या ज्यादा होगी, कब अटैक आसानी से करेगा न्यूक्लियोफाइल? मैम जब कम होगी। जब कम हाँ, भी ठीक है, इसका अभी यूज नहीं है, इसको मैं आगे बताऊंगी, पर आपको इतना समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से कब अटैक करेगा इस कार्बन पे? जब इसके आसपास भीड़ भाड़ क्या होगी या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? कम होगी। इसको अभी यूज नहीं, हाँ, इसको अभी यूज नहीं करेंगे, अभी आगे यूज करेंगे रिएक्टिविटी में। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक ये कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, ये कार्बोनिल कार्बन है, इस पे अटैक इसलिए करता है बिकॉज ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, और दूसरी चीज न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करना प्रेफर करेगा जिसपे भीड़ भाड़ कम हो। चलो वो तो, इस पॉइंट को हम अभी यहीं छोड़ देते हैं। चलिए मैकेनिज्म पे आ जाते हैं दोबारा से। मैम ये लुईस एसिड है ना, कार्बोनिल कार्बन? हाँ हाँ, लुईस एसिड है क्योंकि लोन पेयर लेगा। तो अब बेटा देखिए क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोनिल कार्बन पे लगभग 90 डिग्री परपेंडिकुलरली अटैक करता है ऊपर से। यहाँ पे अब मैं नहीं शो कर सकती इसे, लगभग 90 डिग्री एकदम ऊपर से अटैक करता है। ये जो स्टेप होता है, कौन सा स्टेप? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन इज अ स्लो स्टेप। ये जो स्टेप होता है स्लो होता है। तो जब ये अटैक करता है तो रास्ते में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसकी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल शेप होगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये प्रोटॉन ऐड हो जाता है, H+ ऐड हो जाता है, यहां पे H आ गया है ना ऊपर। तो ये जो स्टेप है जिसमें प्रोटॉन अटैक कर रहा है ये फास्ट स्टेप है। और जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें, जो भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, है ना, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड था C डबल बॉन्ड O, अब उसकी में एडिशन हो गई। उसमें क्या एडिशन हो गई भी? एक जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, एक जगह पे H आ गया। तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और ये जो कार्बन है
अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। ये जो मैकेनिज्म है ये लगभग कॉमन है, ये जो ऊपर रिएक्शन मैंने मेंशन किए थे HCN के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अल्कोहल के साथ, लगभग सेम है, सिर्फ एक आधे स्टेप का फर्क आता है, वो क्या आता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये जो मैकेनिज्म है इसमें कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, किसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? एल्डिहाइड और कीटोन के। द चेंज इन ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री प्लेनर से क्या हो जाती है बेटा? टेट्राहेड्रल हो जाती है। और जो कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इट चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। ये समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। यस मैम। अब बेटा एक इसका नाम क्या था रिएक्शन का, मुझे बताएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। चलो, अब कोई बच्चे के दिमाग में ये आया हो फाइल, लेकिन अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में एक H+ भी आकर लग गया। तो आप ये बात करें, H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई बच्चा मुझे ये कह सकता है कि मैम इसमें तो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है। अगर आप इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इस कंपाउंड में ये जो डबल बॉन्ड O हटकर यहाँ पे एक जगह पे न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है और एक तरफ ये H+ जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये भी ऐड हो रहा है। तो आप इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों बोल रहे हैं? पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। आंसर, जो अटैक है किसका? न्यूक्लियोफाइल का, इट इज अ स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वो क्या डिसाइड Rate करता है? रेट। इट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। हम्म, तो मेन रीजन ये हो सकता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, ये किस तरह के एडिशन रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बिकॉज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये मैंने ये बताया है कि भाई ये अगर आप ये वाला रिएक्शन देखें, इसके अंदर कोई बच्चा मुझे ये बोल सकता है कि अच्छा टोन में इसमें एडिशन होगी, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये हट जाएगा, इसकी कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। तो कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि मैम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी लगा और H+ भी लगा। H+ जो है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो ऐड हो रहा है, पर आप इसको न्यूक्लियोफिलिक, क्वेश्चन समझ आ गया भावेश? यस मैम। हाँ, तो अब इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कंपाउंड पे, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो ये जो स्टेप होता है इट इज अ स्लो स्टेप। और आपको काइनेटिक्स में बताया था कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिसाइड करता है, बिकॉज इट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बिकॉज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसी वजह से इस तरह की एडिशन को, जहां डबल बॉन्ड से एक तरह से सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, इस तरह की एडिशन को न्यूक्लियोफिलिक क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। वैसे 2 रीजन और भी होते हैं, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ये है इंपॉर्टेंट कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। सो दिस एडिशन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा बेटा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर आपको अभी पॉइंट ना समझ में आए जो मैं अभी बताऊंगी, तो इसको असल में हमने अल्कोहल्स के साथ जब रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, और जब अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ करेंगे, तब हम इसको दोबारा लेंगे। पर अभी मैं ये वैसे बता रही हूँ
ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप ध्यान से देखें कौन अटैक करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये कह रहे हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं। वीक, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, जो लोन पेयर देते हो। लेकिन जो अमोनिया होता है, अमोनिया, ये रहा अमोनिया NH3, या अमोनिया के डेरिवेटिव जैसे NH, एक H हटा दो, ये अमोनियम क्लोराइड, ये डेरिवेटिव हो गया, एक H की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आ गया। ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना बेटा, ये वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं? आपको पता है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो अपना लोन पेयर आसानी से जाने देगा? नहीं। वो मैम। नहीं जाने देगा ना। तो क्या होता है, देखो वैसे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्योंकि ये जैसे ये जो पाई क्लाउड होता है ना, इसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ, ये जो पाई क्लाउड होता है ना कार्बोनिल बॉन्ड का, ये आसानी से एकदम से, ये नहीं कि ऑक्सीजन के पास उठ के चला जाएगा। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब रिएजेंट आप डालते हो तो ये जो है ये इस पे अटैक करता है, यहाँ पे इस कार्बन पे, जिससे क्या होता है, ये जो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये पूरे के पूरे ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल जो हो, न्यूक्लियोफाइल वो वीक हो, तो वो तो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा नहीं, खुद तो स्टार्ट करेगा नहीं। मान लो अगर कोई बच्चा जो है किसी जगह जाने में थोड़ा सा होता है कि उसे डर लगता है जाने में, या उसको थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, पीछे से बैकअप करना पड़ता है, उसको जो है थोड़ा सा तसल्ली देनी पड़ती है, नहीं नहीं तू जा। या कभी होता है ना ऐसे किसी शादी वगैरह में, मान लो कोई बंदे को थोड़ा कम डांस है या कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो एक बारी तो उसको आपको पुश करना पड़ता है आगे, कि नहीं करना पड़ता? तो ऐसे ही Yes, कह ma'am. रहे हैं जो, हाँ, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो आसानी से इस कार्बन पे अटैक नहीं करते हैं। तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उन केस में रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है वीकली एसिडिक मीडियम। वीकली वर्ड ध्यान रखना है, ज्यादा एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगी, बस अभी आप इतना याद रखिए कि मीडियम कौन सा यूज करते हैं, वीकली एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। समझ आ गया क्वेश्चन? कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके केस में रिएक्शन कैसे किया जाता है, वीकली एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में ऐसा क्या होता है, तो ये देख लीजिए फिर मुझे बताइएगा। कह रहे हैं असल में क्या होता है, जब वीकली एसिडिक मीडियम होता है तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना बेटा, इट गेट प्रोटोनेटेड। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्रोटोनेट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपको पता है ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, तो ये क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपने ऊपर ले लेगा और कार्बन को क्या बना देगा, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बताइए कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी या कम हुई? बड़ी। कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी या कम हुई पॉजिटिव चार्ज आने से? बढ़ गई। बढ़ गई। भाई इलेक्ट्रोफाइल वही बोलते हैं ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो प्रोटोनेशन ने क्या किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला दिया। क्यों भाई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो वीक है, वो इस पे अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भाई ये तो इस तरह का मॉलिक्यूल था। पाई क्लाउड तब ट्रांसफर होता जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर पाता। पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो वीक है, वो कमजोर है, वो इनिशिएट, तो उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको, वो कहते हैं ना, धक्का मारना पड़ेगा। उसके बाद तो वो रिएक्ट हो ही जाएगा। जब जैसे मान लो कोई बंदा है डांस के लिए मना कर रहा है, तो शुरू में उसको आपको थोड़ा सा आगे करना पड़ता है, उसके बाद में क्या आप उसको एक एक स्टेप बताते हो क्या? बताइए। शुरू में उसको No, ma'am. आपको है ना, तो एक एक स्टेप थोड़ी ना हम बताते हैं, लेकिन ये है कि शुरू में तो ऐसे इसको क्या किया, वीक था न्यूक्लियोफाइल, खुद अटैक नहीं कर पा रहा था इस कार्बन के ऊपर, तो हमने क्या किया, वीकली एसिडिक मीडियम यूज करा। और इस एसिडिक मीडियम में ये जो ऑक्सीजन है, कौन सा ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये प्रोटोनेट हो गया। और आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं टिकेगा, वो फटाफट इस पाई क्लाउड को अपनी ऊपर ले लेगा। और ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और एज अ रिजल्ट
जो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा वो आसानी से कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा इन एसिडिक मीडियम। ये समझ आ गया? मैम इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब मैम आप बताइए मुझे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में बताया था, आप बताइए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग की कैरेक्टर्स। कैपेसिटी। अब आप खुद देखिए, ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है। उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। तो उसकी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और मैंने, ज्यादा। हाँ, और अभी मैंने बताया था, जब मैकेनिज्म बताया था, मैंने कहा था 2 पॉइंट अभी मैंने आपको बता दिए। क्या बता दिए? कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों अटैक कर रहा है? इसी कार्बन पे, और किसी कार्बन पे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो कार्बन है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे ही तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और जितना ज्यादा मैंने वहां पे बोला था, मैंने कहा जितना ज्यादा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, अटैक कर Attack कर- पाएगा। यही होती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब बेटा लास्ट आता है, हाँ, लास्ट आता है रिएक्टिविटी, कि अगर ये जो रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। अगर आप एल्डिहाइड, मान लीजिए मेरे पास ये एल्डिहाइड है, एक मिनट, CH, इसको मैं कंपेयर करती हूँ कीटोन से, और मैं कहती हूँ कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव ऐसे नहीं बताना, रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन से बताए थे? एक HCN के साथ रिएक्शन बताया था, एक सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, अल्कोहल के साथ, अमोनिया या अमोनिया की डेरिवेटिव्स के साथ। इन रिएक्शंस को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पर ये कह रहे हैं एल्डिहाइड्स जो हैं वो कीटोन से ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। इसके 2 कारण हैं। अब कारण समझ लीजिएगा ध्यान से। बेटा पहला कारण है स्टेरिक रीजन। अब ये है मेरे पास एल्डिहाइड और ये है कीटोन। न्यूक्लियोफाइल को, एक मिनट मुझे दोबारा इसे बनाने दो, स्पेस कम है। ये है बेटा एल्डिहाइड, ये है कीटोन, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पे। अब मुझे बताइए, न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था कहां अटैक करेगा? किस कार्बन पे? जहां भीड़भाड़ कम होगी। अब बताइए भीड़भाड़ कौन से जगह कम है? ये एल्डिहाइड पे या ये के पे? मतलब एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड पे। तो इसलिए तो पहला कारण हो गया कि कार्बोनिल कार्बन, कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, वाइल कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा है। तो ये समझ में आ गया कि पहला कारण व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। यस मैम। ठीक है, Yes, चलिए ma'am. ये समझ आ गया। दूसरा कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब इसको समझने के लिए दोबारा से मैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाती हूँ। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करता है वो किस नेचर का होता है? अभी बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पॉजिटिव होता इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब उसपे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? कमी या ज्यादा होना चाहिए? है, कमी होनी चाहिए। कमी में कमी होनी चाहिए। अब यहां देखो, यहाँ पे जो ये R ग्रुप है, इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, सॉरी, एक मिनट। ये जो R ग्रुप है, अब आप मुझे बताइए किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी? ये R ग्रुप में प्लस I इफेक्ट होता है, यस मैम। और प्लस I इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है या घटाता है?
इंक्रीज करता है मैम। इंक्रीज कर। अब कमी किसके पास होगी, ये वाले कार्बन के साथ पास जो एल्डिहाइड वाला है जिसे मैंने ब्लू से किया है, या ये वाला कीटोन का कार्बन? एल्डिहाइड के मैम, पास कम होगा। वाले के पास। एल्डिहाइड, बिकॉज इन दिस केस ये जो एल्डिहाइड है कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज ओनली वन अल्काइल ग्रुप, while in ketone इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये दो कारण हो गए। पहले तो स्टेरिक कारण हो गया कि कार्बोनिल कार्बन इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड इन एल्डिहाइड। ठीक है, मैंने यहां एल्डिहाइड का लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ सकता है ये वाला, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल। बेटा ये ना क्योंकि मेरी राइटिंग में थोड़ा सा फर्क है, इसे कार्बोक्सिल मत समझ लीजिएगा, एन है ये, कार्बोनिल। ठीक है, वो आप एक्स मत समझिएगा उसको, राइटिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा, ये कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर देन कीटोन। क्यों है वो आपको पता है, क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक आर ग्रुप होता है और कीटोन में दो आर ग्रुप होते हैं विच हैव प्लस आई इफेक्ट। इस वजह से ये वाला जो कार्बन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। समझ आ गया सबको ये पॉइंट? समझ आ गया? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब देखो वही चीज ये है। अब आप खुद सोचिए, ये एक फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, चेक करें पहले तो स्टेरिक रीजन चेक कर लें, वैसे तो खुद ही पता है एल्डिहाइड की। तो अब आपको समझ आ रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की जो है रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा क्यों होती है? एक तो हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम हो गई। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी जो है कम हो गई। ठीक है, समझ आ गया? आ गया मैम समझ। मैम माइक ऑफ है आपका। अच्छा अच्छा, अब इसको देख लीजिए, इस वाले एग्जांपल को। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव है, फिर ये वाला, देन। तो अब आप मुझे ये चीज बताइए कि आपको अब इतना पता लग गया कि अगर आप एल्डिहाइड को कीटोन के साथ कंपेयर करते हैं तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे, लेकिन अगर आप एल्डिहाइड को एल्डिहाइड के साथ कंपेयर करें तो उसमें कौन सा फैक्टर देखेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आप ये पहले एग्जांपल देख लीजिए। अब ये देखिए, ये भी एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब ये देखिए, ये वाले जो कंपाउंड है जिन्हें मैंने सर्कल किया, ये सारे कीटोन है। अब आप बताइए, आपको समझ आ रहा है कि वाई ये जो एसीटोन है, जो सबसे पहले जिसे मैंने ए से लिखा है, ये वाला ए, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें आर आर ग्रुप है, CH3 अब ये देखिए बढ़ती जा रही है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें अगर आप देखेंगे इस CH के इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। समझ आ रहा है कि भाई ये कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चलिए अब जो है लास्ट पॉइंट करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट पॉइंट ये आता है कि बेटा अगर आप एरोमेटिक, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम इसी से रिलेटेड कल करेंगे। बाकी ये आता है
कि बेटा अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को कंपेयर करो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से, तो ये देखा गया है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ना या कीटोन्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक से कम होती है। इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान लो ये दो कंपाउंड दे दिए गए हो, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जो बेंजल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है देन प्रोपेनल टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका रीजन ये है कि जो एलिफेटिक होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव और जो एरोमेटिक है वो लेस रिएक्टिव है। इसका रीजन समझिएगा, रीजन आपको खुद आप दे सकते हैं। जो अभी मैंने बताया, मैंने क्या बताया, दो चीजों का ध्यान रखना है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस का, दूसरा किसका ध्यान रखना है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। हाँ, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटा दे तो इसका मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस होती है प्लस आर इफेक्ट, बेंजीन इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन थमा देता है, तो रेजोनेंस में कहीं पे आपको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, मतलब अगर कोई बंदा, हाँ, तो ये क्या किया, रेजोनेंस ने, कौन सी रेजोनेंस ने, प्लस आर इफेक्ट ने। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल कार्बन की बढ़ाई या घटाई, भाई कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए थे, इसने कम करे या ज्यादा करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई या घटाई, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, मतलब अब इलेक्ट्रॉन को थमा दिया इस कार्बन को, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए थी वो तो होनी चाहिए थी ज्यादा, पर इसने क्या किया, उसकी कमी को क्या कर रही है, पूरा कर रही है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, घट गई। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्यों घट रही है, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ये समझ आ गया सबको। बाकी दूसरा रीजन भी बेटा, अगर ये बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल का केस आ सकता है ना, तो आप दूसरा रीजन एक और भी दे सकते हैं। एक तो ये हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज रिड्यूस ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इन बेंजल्डिहाइड, और सेकंड कारण होता है, अगर आप ध्यान दें, इसका जो कार्बोनिल कार्बन है ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्योंकि बेंजीन रिंग लगी हुई है ना, ठीक है। तो बाकी जो है ना, इसी से रिलेटेड हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, जो रीजनिंग के दो चार जो क्वेश्चंस हैं, तो तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट इन्होंने दिखाया हुआ है। बाकी ये कह रहे हैं अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंपेयर करें किससे, कीटोन से, ये देखिए यहाँ पे, तो भाई दो, आपको पता ही है एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव होगा ही होगा, क्यों भाई, एक तो कारण हो गया भाई मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन, और दूसरा हो गया लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम कल फिर हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। मैं कह रही हूँ कल फिर डिस्कस करेंगे हम इसको। ठीक है मैम। ओके मैम, ओके मैम, बाय मैम। बाय।